बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन और फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक हो गया। तो आइए देखते हैं कि हम स्केलर और वेक्टर फंक्शन में मेजर डिफरेंस क्या है। ओके, तो स्केलर फंक्शन क्या होता है? याद रखिए कि जहाँ पर डोमेन और रेंज जिस फंक्शन की भी स्केलर होगी उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास स्केलर फंक्शन है। जब हम रेंज की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, ऐसी बात है। और जब हम डोमेन की बात करते हैं तो हम इनपुट की बात करते हैं। और अगर ये दोनों स्केलर हों तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन स्केलर फंक्शन है। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए कि सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x है, एक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक, अब x में मैंने यहाँ पर 1 पुट किया जिसकी वजह से यहाँ पर 2 1 2 आ चुका। तो यहाँ पर 1 भी स्केलर है और 2 भी स्केलर है, इस वजह से ये हमारे पास स्केलर फंक्शन कहलाएगा। ठीक हो गया, समझ रहे हैं बात को? ओके। अब अगर हम बात करें वेक्टर फंक्शन की तो याद रखें कि डोमेन यानी इनपुट तो आपके पास स्केलर होगा, लेकिन उसका जब आउटपुट आएगा वो वेक्टर की फॉर्म में आएगा। ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन है। ठीक हो गया। तो आइए सपोज करते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2xi। आपको पता है कि वेक्टर i j n k की फॉर्म में, ऐसी बात है। ठीक, तो यहाँ पर x पुट किया 1 जो कि स्केलर था। ठीक, अब यहाँ पर भी 1 आ चुका लेकिन साथ में i है, तो यहाँ पर देखिए आंसर आ चुका 2i, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये वेक्टर आउटपुट है, ऐसी बात है। इस वजह से इस फंक्शन को हम कहेंगे वेक्टर फंक्शन। तो सिंपल हमारे पास मेजर डिफरेंस क्या है कि स्केलर फंक्शन में इनपुट एंड आउटपुट या डोमेन और रेंज दोनों की दोनों स्केलर होती हैं। ठीक, और हमारे पास वेक्टर फंक्शन में डोमेन यानी इनपुट स्केलर होता है, लेकिन हमारे पास आउटपुट यानी रेंज वेक्टर की फॉर्म में हो तो हम बोलते हैं ऐसे फंक्शन को वेक्टर फंक्शन। ठीक हो गया, समझ गए बात को? ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 की, जहाँ पे हमें फाइंड करनी है डोमेन फॉर द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन। ए पार्ट में आपको बता दिया है कि एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 2ti माइनस 3tj प्लस टी पावर -1k, ऐसी बात है। ओके, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 2ti वैसे लिख सकते हैं, 3tj अपनी जगह पर आ चुका, लेकिन क्योंकि t की पावर नेगेटिव थी तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ये वाली वैल्यू डिवीजन में चली जाएगी। और आप यहाँ पर जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर t में 0 पुट करूँ तो मेरे पास तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ऐसी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि t शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ऐसी बात है। ओके, तो फिर डोमेन क्या बनेगी? t such that t belongs to real number and t should not be equals to 0। समझ रहे हैं बात को? यानी हम t की फंक्शन में t की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं सिवाय 0 के। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी की, जहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन है 1 माइनस टी आई प्लस अंडर रूट टी जे माइनस टी माइनस 2 पावर -1k। ओके, तो एक एक वैल्यू की बात कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे सबसे पहले इस वाली वैल्यू को आपने एफ ऑफ 1t का नाम दे दिया। ठीक, यहाँ पर आ चुका 1 माइनस टी आई। अब यहाँ पर देखिए तो t में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपके पास यूनिक रेंज आएगी, ऐसी बात है। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपके पास रेंज आएगी, ऐसी बात है। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर हम बात करें अंडर रूट टी की, तो आप जानते हैं कि जब हम अंडर रूट टी है यानी यहाँ पर टी में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ सकता है, ऐसी बात है। यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर तो अनडिफाइन नहीं हो रहा आपका फंक्शन, ऐसी बात है। लेकिन अगर जैसे आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो आपके पास आयोटा की फॉर्म में आंसर आएगा, ऐसी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आप रूट में t की वैल्यू 0 और 0 से अबव यानी पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि t इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0,
ओके, ठीक हो गया। ओके, अब अगर हम तीसरे फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि t माइनस टू की पावर नेगेटिव है, -1 है। तो जब आप इसको डिवीजन की फॉर्म में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई t माइनस टू की पावर 1, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जैसे आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस टू 0 हो जाएगा, 1/0 अगेन अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। इस वजह से आप यहाँ पर t में 2 नहीं पुट कर सकते, ऐसी बात है। तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ t एक्सेप्ट 2, ऐसी बात है। तो अब अगर हम बात करें डोमेन की तो यहाँ पर देखिए t such that t belongs to real number and t is greater than and equals to 0, ये तो पहली कंडीशन आ चुकी। और दूसरी के t जो है वो is not equals to 2, ठीक हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट भी सॉल्व करेंगे। ओके, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी की तो हमारे पास फंक्शन गिवन है sin t i प्लस कॉस t j प्लस tan t k, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम sin t की डोमेन देखते हैं। तो आपने डिटेल से पढ़ा था फर्स्ट ईयर में टेबल, जहाँ पे हमने देखा था कि आप साइन की डोमेन में -∞ से इन्फिनिटी तक कोई भी एंगल ले सकते हैं, ऐसी बात है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि साइन t इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ t, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेट है ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऐसी बात है, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम cos t की बात करें तो हम cos की डोमेन -∞ से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू कोई भी एंगल ले सकते हैं, तो ये भी डिफाइंड है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द t, ऐसी बात है, या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर हम tan की बात करें तो हमने tan में पढ़ा था कि t शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज π/2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास tan अनडिफाइंड हो जाता है, ऐसी बात है, ठीक हो गया। तो अगर हम इसकी डोमेन लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिखेंगे कि t सच दैट t बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड t शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2। ओके, समझ गए बात को, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी, cos t i माइनस कॉट t j प्लस कोसिकेंट t k। ओके, यहाँ पर देखिए तो cos t की डोमेन आप जानते हैं -∞ टू +∞, इसका मतलब कि cos t डिफाइन है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ t, या यूँ भी कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ऐसी बात है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप cot t की डोमेन को याद रखें तो आपने पढ़ा था कि वहाँ पर t शुड नॉट बी इक्वल्स टू n पाई, ऐसी बात है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक हो गया। इसी तरह से कोसिकेंट की डोमेन में आप t को n पाई नहीं ले सकते, इसके अलावा किसी भी वैल्यू पर आपका फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डोमेन कैसे बनेगी, t सच दैट t belongs to real number and t should not be equals to n pi। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, इस उम्मीद के साथ कि आप आसानी से डोमेन फाइंड कर पाएंगे। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1, जहाँ पर आपको परफॉर्म करनी है फॉलोइंग ऑपरेशंस, ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी, एच ऑफ टी दिया हुआ है। ओके, ए पार्ट में आपको सॉल्व करना है 2f ऑफ टी माइनस 3g ऑफ टी। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 आ चुका, एफ ऑफ टी में एफ ऑफ टी का फंक्शन डालिए, डाल दिया, -3 अपनी जगह पर, और फिर जी ऑफ टी का फंक्शन डालिए जो कि यहाँ पर आ चुका है। ओके, सिंपल, 2 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 2 2 ज़ा 4t i, ओके, 2 5 ज़ा 10j, और फिर 2t² के -3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएं, तो यहाँ पर देखिए 3i आ चुका, और 1 - t एज इट इज़, प्लस और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/t के। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो ये वाली वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। ओके, 3i को मल्टीप्लाई कराएं ब्रैकेट से तो 3i माइनस माइनस प्लस 3it, और ये वाली वैल्यू अपनी जगह पर। ओके, अब हम क्या करते हैं, i वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हैं, फिर j वाली, और इसी तरह से फिर k वाली वैल्यूज़ को। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4i आ चुका, फिर यहाँ पर आ चुका 3i, और फिर यहाँ पर आ चुका 3it -10j, और ये 2t² के और 3/t के एज इट इज़, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो i को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, इस तरह से ब्रैकेट में आ जाएगा 4t - 3 + 3t।
ओके। और यहाँ पर देखिए तो k को जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2t² प्लस 3/t। ओके, अब यहाँ पर देखिए 4 और 3 को सॉल्व कीजिए तो 70 माइनस 3 आ जाएगा माइनस 10j प्लस 2t² प्लस 3/t के, और यही वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए की। ओके, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, तो यहाँ पर देखिए 3ft प्लस 4gt। 3 अपनी जगह पर आ चुका, एफ ऑफ टी में एफ का फंक्शन डालिए, ठीक, प्लस 4 एज इट इज, और जी ऑफ टी का फंक्शन ये रहा, ठीक हो गया। अब सिंपल 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएं तो 3 2 ज़ा 60 आए, 3 5 ज़ा 15j एंड 3t² के। यहाँ पर देखिए तो प्लस 4 आए और फिर यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा प्लस 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 4/t के। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो आई वाली वैल्यूज को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर आ चुका 60i प्लस 4i1 माइनस टी। ओके, यहाँ पर देखिए तो माइनस 15j, और यहाँ पर k की वैल्यूज को लिख देंगे। ओके, यहाँ पर देखिए तो 60i, ओके, 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4i प्लस माइनस माइनस 4ti माइनस 15j प्लस यहाँ पर k कॉमन लीजिए, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3t² प्लस 4/t। ओके, अब हम सिंपल i को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस 4 माइनस 4t। ओके, माइनस 15j अपनी जगह पर और ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए 60 में से 40 को माइनस कीजिए तो 2t प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज आए माइनस 15j प्लस 3t² प्लस 4/t और k एज इट इज। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी कंप्लीट होता है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी, तो यहाँ पर आपको 2 फंक्शन गिवन है, ठीक हो गया, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट। जी ऑफ टी यहाँ पर आ चुका, एच ऑफ टी यहाँ पर आ चुका। याद रखें कि डॉट प्रोडक्ट में हम आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू ये है और दूसरे फंक्शन में आई की वैल्यू है साइन टी, तो दोनों मल्टीप्लाई हो चुके। प्लस अब पहले फंक्शन में जे की वैल्यू नहीं है तो 0 पुट करेंगे, और दूसरे फंक्शन में ई टी है, ऐसी बात है, तो यहाँ पर आ चुकी। और फिर हम क्या करेंगे, के की वैल्यू जो कि पहले फंक्शन में 1/t है तो वो पुट कर देंगे, और दूसरे फंक्शन में के की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम 0 पुट करेंगे, ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास 0 को जब ई टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1/t को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 आएगा, और यहाँ पर ये वाली दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़, और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी का। ओके, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी, तो यहाँ पर देखिए कि आपको 2 फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी, ठीक हो गया। यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लिख भी लिए हैं। ओके, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स बनेगा आई जे एंड के का, ठीक हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा A11 A12 A13। यहाँ पर A11 की वैल्यू आ जाएगी 2t, A12 की -5 और A13 की t²। इसी तरह से हम अगर सेकेंड फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा B11 जो कि है 1 - t। ओके, फिर B12 यहाँ पर 0, और इसी तरह से B13 1/t। अगर हम इसको एक्सपेंड करें रो 1 से तो यहाँ पर आई आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से यहाँ पर आएगा -5 0 t² 1/t। ओके, अब यहाँ पर आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू के साथ माइनस लगता है और आई और के के साथ प्लस होता है, ऐसी बात है। तो यहाँ पर देखिए माइनस आ चुका। ओके, फिर जे आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2t 1 - t, फिर t² 1/t। ओके, और अगर हम के की बात करें तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। इस तरह से वैल्यूज मैट्रिक्स के अंदर आएंगी 2t 1 - t -5 और 0। समझिए बात को, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पर देखिए तो आप डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं जो कि होता है AD माइनस BC, ऐसी बात है। और ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर भी, इस मैट्रिक्स पर भी, इस मैट्रिक्स पर भी और इस मैट्रिक्स पर भी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए आई आ चुका। अब यहाँ पे देखिए AD को मल्टीप्लाई कराएं तो A की वैल्यू है -5 और D की वैल्यू है 1/t, ठीक। माइनस फॉर्मूले का आ चुका, B की वैल्यू है t² और C की वैल्यू है 0। समझ के बात को, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो -j एज इट इज। अब यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करें, क्या होता है AD माइनस BC। A की जगह पुट करें 2t, ठीक, फिर D की जगह पुट करें 1/t, माइनस यहाँ पर B की वैल्यू है t² और C की वैल्यू है 1 - t।
प्लस के, यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगाएं ए डी, ओके, माइनस फॉर्मूले का, फिर बी और सी, बी की वैल्यू है -5 और सी की वैल्यू है 1 - टी। समझ रहे हैं बात को? ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब 0 मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वेयर से तो 0 आएगा। इस तरह से ब्रैकेट में रहेगा -5/t आई, ओके। यहाँ पे माइनस जे अपनी जगह पर, टी और टी कैंसिल हो चुका तो 2 आ चुका। फिर टी स्क्वेयर को 1 - टी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टी स्क्वेयर प्लस टी क्यूब बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो प्लस के अपनी जगह पर, 2t को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0, -5 को 1 - टी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 - 5t आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए तो -5/t आ चुका, माइनस और ये वाला ब्रैकेट और यहाँ पर जे, ओके, फिर प्लस यहाँ पर देखिए तो 5 - 5t और यहाँ पर आ चुका के। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए पार्ट में आपको लिमिट दे दी गई है जहाँ पर t अप्रोचेस टू 1 और यहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन है 3ti प्लस e2tj प्लस साइन पाई टी के। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तीनों वैल्यूज़ पर। तो यहाँ पर देखिए लिमिट आ चुकी 3t पर, ठीक, फिर इसी तरह से लिमिट आ चुकी e2t पर, ओके, और फिर यहाँ पर लिमिट आ चुकी साइन पाई टी के पर। अब यहाँ पर देखिए तो 3 एज इट इज आ जाएगा और t में पुट करें वैल्यू 1, i अपनी जगह पर प्लस e2 और यहाँ पर t में पुट करें 1 और फिर इसी तरह से साइन पाई और यहाँ पर t में पुट हो जाएगी वैल्यू 1 और k अपनी जगह पर। ओके, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 3i, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा e2j प्लस साइन 1et 0 के बराबर होता है, ऐसी बात है, तो यहाँ पर आ चुका 0 के। तो आपके पास फाइनल आंसर है 3i प्लस e2j। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। यहाँ पर देखिए आपको फंक्शन गिवन है, ठीक हो गया। हम लिमिट अप्लाई करेंगे पहली वैल्यू पर, फिर दूसरी पर और फिर इसी तरह से तीसरी पर, ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए तो t क्यूब माइनस 1 है। सबसे पहले यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि होता है a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ओके, यहाँ पर a है हमारे पास t और b है हमारे पास 1। ओके, t माइनस 1 एज इट इज़ और i ब्रैकेट के बाहर, ठीक। ओके, अब अगर हम यहाँ पर देखें न्यूमिनेटर में तो फैक्टराइजेशन हो रही है किस तरह से कि दो नंबर को मल्टीप्लाई कराएं तो 2 आए और उन्हीं दो नंबर को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -3t है, ऐसी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2t और t फैक्टर बनते हैं, ठीक। और डिनोमिनेटर में देखें तो दो नंबर को मल्टीप्लाई कराएं तो -2 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो t आए। इस तरह से मिड टर्म ब्रेक की हमने 2t और t के साथ। समझ रहे हैं बात को? ओके, यहाँ पर लिमिट अपनी जगह पर और ये वाला पूरा फंक्शन एज इट इज, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो कैंसिल हो रही हैं दो वैल्यूज़, ये तो यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1। ओके, फिर यहाँ पर लिमिट जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए पहली दो वैल्यूज़ में टी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। इस तरह से ब्रैकेट में आएगा टी माइनस 2, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, इस तरह से ब्रैकेट में रहेगा टी माइनस 2। डिनोमिनेटर की बात करें तो अगेन टी कॉमन लेंगे, इस तरह से ब्रैकेट में रहेगा टी प्लस 2। ओके, फिर -1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा टी और माइनस माइनस प्लस 2, जे अपनी जगह पर। फिर ये वाली वैल्यू को अगेन एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए तो टी में पुट हो चुका 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे 1, ठीक हो गया। अब ये लिमिट एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे t माइनस 2 आ जाएगा और ये t माइनस 1 ब्रैकेट में। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में t प्लस 2 और t माइनस 1 ब्रैकेट में, j एज इट इज़। और यहाँ पर आप लिमिट पुट करेंगे t में 1 प्लस 1 और e यहाँ पर 1 माइनस 1 के अपनी जगह पर, ठीक। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ कैंसिल करेंगे। ओके, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 3i, ठीक। और यहाँ पर t में पुट कीजिए 1 को तो 1 माइनस 2 सेम 1 प्लस 2 डिनोमिनेटर में j। ओके, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 2
ई पर 1 माइनस 1 करेंगे 0 और यहाँ पर के। अब ये 3 आए अपनी जगह पर, यहाँ पर आ जाएगा -1/3 जे, और आप जानते हैं कि ई पर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 2k, और यही आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी का। समझ रहे हैं बात को? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, जहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन है कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। लिमिट अप्लाई करें पहली वैल्यू पर, दूसरी वैल्यू पर और तीसरी वैल्यू पर। तो ये देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई कर दी है। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें इस वैल्यू की, तो आप पढ़ कर आए हैं कि अगर लिमिट x अप्रोच कर जाए 0 पर और साइन x बाई एक्स हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए t अप्रोचेस टू 0 और साइन t बाई टी, तो ये वाली पूरी वैल्यू 1 की इक्वल है, तो 1 पुट हो चुका। ठीक, और आ यहाँ पर फिर प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस टी बाई टी है। हम सिंपल क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 1 प्लस कॉस टी करते हैं। ठीक हो गया, कर दिया गया। ओके, और यहाँ पर हम सिंपल t की वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ पर आ चुका 1 माइनस 0 और k अपनी जगह पर। समझ गए ये स्टेप? ओके, अब यहाँ पर देखिए तो i अपनी जगह पर आ चुका। ठीक हो गया। ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, कैसे, a माइनस बी ए प्लस बी, आप जानते हैं किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a की वैल्यू पुट की 1, ठीक, और b की वैल्यू है cos t और उसके ले लिया गया। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में t ब्रैकेट 1 प्लस कॉस टी आ चुका, जे एज इट इज, प्लस यहाँ पर 1 में से 0 को माइनस करें तो e की पावर 1 और k। ओके, फिर यहाँ पर देखिए तो i आ चुका, सिंपल हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, टी ब्रैकेट 1 प्लस कॉस टी एज इट इज, और ये वाली वैल्यू अपनी जगह पर। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर अगेन i आ चुका। ठीक, आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा था एक आइडेंटिटी जो कि थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। और अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए था तो आप करते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो साइन स्क्वायर और यहाँ पे थीटा में हमने टी पुट कर दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टी केवन था। ओके, इस तरह से डिनोमिनेटर में आ चुका टी ब्रैकेट 1 प्लस कॉस टी एज इट इज, यहाँ पर जे और ई और के एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए तो आए। ओके, फिर यहाँ पर साइन टी बाई टी लिख लेते हैं और यहाँ पर साइन 1 प्लस कॉस टी। ठीक, जे यहाँ पर आ चुका, ई और के अपनी जगह पर। यहाँ पर देखिए तो आई आ चुका, लिमिट को दोनों वैल्यूज पर लगा दें। ठीक हो गया, और ये ई के एज इट इज। ओके, यहाँ पर देखिए तो आई आ चुका। अब क्वेश्चन के स्टार्ट में आप पढ़ कर आए थे कि लिमिट में जब टी अप्रोच करेगा 0 पर और साइन टी बाई टी होगा तो ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल है, तो 1 पुट हो गया। ठीक हो गया। अब सिंपल यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करें तो साइन 0 और 1 प्लस कॉस 0, जे एज इट इज, ई और के अपनी जगह पर। इस तरह से यहाँ पर आ चुका आई। ठीक, यहाँ पर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 जे, और यहाँ पर ई के, और यही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी का। ठीक हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी, जहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन है कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट लगा लेते हैं पहली वैल्यू पर, फिर लिमिट लगा लेते हैं दूसरी वैल्यू पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो टी अप्रोच कर रहा है 0 पर और यहाँ पर आ चुका साइन थीटा बाई थीटा, तो वो 1 की इक्वल होता है। ऐसे ही बात है, आई अपनी जगह पर और यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करें जो कि है 0। इस तरह से आंसर आ जाएगा आई प्लस एल एन 4 जे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुकी होगी।